बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन स्टैटिक्स डायनामिक इफेक्ट ऑफ कस्टम यूनियन वेनर लैप्से के अकॉर्डिंग और एंड फ्री ट्रेड एरिया। तो क्या इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन का अर्थ है एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, मतलब ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट्स होता है एंड इंटीग्रेट्स देयर इकोनॉमिक्स, और उनकी इकोनॉमिक्स को जोड़ा जाता है एक दूसरे के साथ। दिस फॉर्म वेरी इन डेप्थ, ये क्या हो सकती हैं, अलग अलग वेरी करती हैं कि किस फॉर्म में होगी। किसी की जो इंटीग्रेट है दूसरे देश की इकोनॉमिक्स के साथ वो ज़्यादा जुड़ाव में हो सकती है, ज़्यादा गहरी हो सकती है, जबकि कुछ नहीं हो सकती। फ्रॉम बेसिक ट्रेड प्रेफरेंस टू फुल इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, मतलब बेसिक ट्रेड प्रेफरेंस भी हो सकती है और पूरी तरह से इकोनॉमिक्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हो सकती है। इसमें मॉनेटरी फिजिकल बाकी सिस्टम जो भी हैं इकोनॉमिक्स के वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इसे पूरी तरह हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स यूनिफिकेशन। यहाँ पर मेन टाइप्स दिए हुए हैं एक ऑर्डर रूप्स में, जहाँ पर दिए हुए हैं कि कम से कम जो लिस्ट इंटीग्रेशन होता है और जो मोस्ट इंटीग्रेशन होता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, उसकी बात की। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट, जिसे पीटीए कहते हैं। इसमें क्या है देख सकते हैं डेफिनेशन से, मेंबर्स ग्रांट ईच अदर, मेंबर्स क्या करती हैं, ग्रांट देती है, अनुदान देती हैं, कुछ मदद करती हैं, लोअर कॉस्ट, लोअर टैरिफ, कम टैरिफ टेक करे उसके ऊपर, और ट्रेड बैरियर्स को कम करके। और टैरिफ के बारे में हम पढ़ के आइए, एक प्रकार का ड्यूटी और टैक्स होता है। कोई भी माल हम अपने देश में विदेश से लेकर आएंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो हम टैरिफ लगा देते हैं, उसका माल हमारी कंट्री में मिलेगा महंगा, लेकिन जो एक रेवेन्यू है उसका पार्ट वो सरकार ले लेती है, जो वेलफेयर स्कीम में लगाती है। अगर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसका जो एक्सपोर्ट है, हम चाहते हैं बाहर से एक्सपोर्ट, बाहर से हमारा क्या हो, हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हो, उस दूसरे देश का एक्सपोर्ट बढ़े मेंबर कंट्रीज़ का, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, टैरिफ को कम कर सकते हैं, ट्रेड बैरियर्स हटा सकते हैं कंपेयर टू नॉन मेंबर। हम नॉन मेंबर्स जो हमारे मेंबर्स हमारे नहीं है कंट्रीज, हम उनके ऊपर टैरिफ लगाए रखते हैं। एग्जांपल के तौर पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ प्रेफरेंस स्कीम 1932, मतलब ब्रिटिश ने जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी उनके साथ तो टैरिफ को कम कर दिया, जबकि जो कॉमनवेल्थ मेंबर्स कंट्रीज नहीं थी उनके ऊपर उन्होंने टैक्स टैरिफ लगा ही रखा। तो की फीचर्स क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि इसमें डज नॉट एलिमिनेट ऑल बैरियर्स, में सभी तरह के बैरियर्स को नहीं हटाया जा सकता, कुछ हद तक ही टैरिफ को कम किया जाता है। फ्री ट्रेड एरिया जिसे एफटीए कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि मेंबर रिमूव ऑल टैरिफ, मेंबर क्या करती हैं, सभी तरह के टैरिफ्स को हटा देती है अपने इंटरनल ट्रेड पर, बट रिटेन इंडिपेंडेंट पॉलिसी टूवर्ड्स नॉन मेंबर, परंतु बनी रहती है स्वतंत्र रूप से नीतियां नॉन मेंबर्स की तरफ की। एग्जाम्पल के तौर पर NAFTA, नेफ्टा, जिसमें यूएस, कनाडा और मैक्सिको मिले हुए हैं जो अपने आप को टैरिफ फ्री बनाते हैं। इफ्टा, EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये मिले हुए हैं एक दूसरे से जो फ्री ट्रेड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिस्क ऑफ ट्रेड, जो एक दूसरे से टैक्स ट्रेड करने का रिस्क होता है उसे डिफ्लेशन कर दिया जाता है, उसे मोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इंपोर्ट एंटरिंग थ्रू द लो टैरिफ, किसके थ्रू, मेंबर जो कंट्रीज हैं उन पर लो टैरिफ लगा के, टू अवॉइड हायर टैरिफ एल्सवेयर, और बचा के किससे, हाई टैरिफ नहीं लगाया जाता इसके ऊपर। लेकिन इसमें अपनी अपनी जो मेंबर्स बना रखे, जैसे कि USA, कनाडा, मैक्सिको, इफ्टा, तो मेंबर्स बने हो सकते हैं, लेकिन इनकी अपनी अपनी छूट होती है कि वो नॉन मेंबर्स के ऊपर कितना टैरिफ लगाएंगे, कितना लगाएंगे, ये एक प्रकार की इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर।
अगले ही पढ़ेंगे हम कस्टम यूनियन के ऊपर। इसमें यह जो हम पढ़ के आए एफटीए वो तो इसमें शामिल होता ही है, साथ में एक सामान्य तरफ का एक्सटर्नल टैरिफ, मतलब ज़्यादा नहीं ना कम, एक कॉमन एक बराबर का टैरिफ नॉन मेंबर्स के ऊपर लगा दिया जाता है, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब एक प्रकार का सिंपल टैक्स लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो शुरुआत में यूरोपियन यूनियन के बीच देखने को मिलता था जोल्वेरियन, अब तो वहाँ पर यूनियन बन चुका है जिसे हम पढ़ के आए हैं EFTA इफ्ता, जो कंट्री जर्मन स्टेट जैसे 90 कंट्री जर्मन स्टेट के अंदर भी देखने को मिला था 90। अब इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, इसमें ट्रेड क्रिएशन पैदा होता है। तो ट्रेड क्रिएशन क्या होता है, ट्रेड क्रिएशन का मतलब होता है कि ये हाई, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं हमारी कंट्रीज में तो हमें हाई कॉस्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो हम क्या करते हैं दूसरी कंट्री से लो कॉस्ट प्रोडक्शन में चीज़ों को खरीद लेते हैं, ताकि इससे हमारे जो एफिशिएंट इंटरनल ट्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि हम अपने ज़्यादा कॉस्ट हमें लग रही थी उसको प्रोडक्ट करने में, हम दूसरी कंट्री से मंगवा लेते हैं तो हमें उससे कम कॉस्ट लगती है, तो हम इसे इफिशियंट करेंगे। और यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, अलग अलग जगहों से हमारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की तरफ ध्यान दे लेंगे, वहाँ से हम जो रिसोर्सेज में लगा रहे थे और दूसरों में लगाकर हम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से उनमें भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ट्रेड डिवीजन का मतलब होता है शिफ्टिंग इंपोर्ट टू लेस एफिशिएंट मेंबर, मतलब क्या कि ट्रेड डिवीजन का मतलब है कि अगर हमारे जैसे कि हम चाइना से इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहते तो हम यूएस में, चाइना में सस्ता माल मिल रहा है हमें, यूएसए से हम मेंबर कंट्री के रूप में स्थापित होंगे और वह उस देश से हम क्या करेंगे, नॉन मेंबर चाइना, नॉन मेंबर चाइना कैसे हम क्या सस्ता माल नहीं मंगवा कर हम महंगा माल मंगवा रहे हैं यूएसए से, तो इस तरीके की स्थिति को ट्रेड डाइवर्जन कहा जाता है। कॉमन मार्केट क्या है, कॉमन मार्केट का मतलब है जिसमें कस्टम यूनियन, एक ये हाईएस्ट ऑर्डर लिस्ट बनी हुई है, सबसे पहले पीटी आया, फिर एफटी आया, फिर कस्टम यूनियन, अब कॉमन मार्केट, जिसमें जो कस्टम यूनियन के अंदर तीनों चीज़ मिल गई थी, अब कस्टम यूनियन कॉमन मार्केट के अंदर भी तीनों चीज़ मिल चुकी हैं, प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर। क्या होता है कि फ्री मार्केट मूवमेंट, इसमें एक चीज़ और शामिल कर दी है, लेबर और कैपिटल का बॉर्डर्स के बीच फ्री मूवमेंट होना, जैसे कि नेपाल, भूटान और भारत से क्या हो कि लेबर कैपिटल एक दूसरे के देश में जाने लगे, इस तरह का यूनियन बना लिया जाए, तो ये एक प्रकार का कॉमन मार्केट बन गया। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे कि यूए, जैसे यूरोपियन बिकम ए कॉमन मार्केट है, 1993 में एक कॉमन मार्केट बना है। इससे क्या होता है, इससे बढ़ता है हमारा रिसोर्स एलोकेशन, एक दूसरे के साथ रिसोर्स का एलोकेशन बंटवारा किया जा सकता है, रिसोर्स एक दूसरे से अच्छी तरह से एफिशिएंट तरीके से लगाया जा सकता है, जिससे इकोनॉमी एफिशिएंसी देखने को मिलती है। और इकोनॉमिक यूनियन जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, जिसमें कॉमन मार्केट, मतलब जैसे कि इसमें कस्टम यूनियन भी शामिल है, इसमें पीछे की चारों चीज़ें इसमें शामिल है, पीटीए, एफटीए, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, और प्लस हार्मोनाइज्ड मॉनेटरी, मतलब इसमें मेल जोल तालमेल देखने को मिलता है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, और इसमें करेंसी को भी शेड किया जाता है और टैक्स सिस्टम जैसी पॉलिसीज़ को एक साथ लेकर बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है बेनेलियस मतलब बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के बीच इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। द यूनाइटेड स्टेट्स, ये फुल इंटीग्रेशन है, इसे हम फुल इंटीग्रेशन कहेंगे। इसका एडवांस स्टेज में क्या देखने को मिल सकता है कि एडवांस स्टेज में तो फाइनेंशियल चीज़ें तो मिल ही रही थी, इकोनॉमिक्स चीज़ें तो मिल ही रही थी, पॉलिटिकल उसके अंदर और मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, फुल इंटीग्रेशन के साथ एडवांस स्टेज कहेंगे, जैसे कि यूरोपीय का यूरोजोन। तो अब बात करेंगे हम कस्टम यूनियन का स्टैटिक इफेक्ट विनर एनालाइज के अंदर, अगर ये पूछ लिया जाए अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम के अंदर, तो भी इसका ऐसे ही आंसर जो मैं अब बताऊंगा वही करना है एग्जाम के अंदर। स्टैटिक इफेक्ट रेफर टू द इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक चेंज, मतलब इसका अर्थ सिंपल सा है कि ये शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक चेंज के ऊपर, इमीडिएट चेंज के ऊपर बात कर रहा है ड्यू टू कस्टम यूनियन का फॉर्मेशन बनाकर। दिस इफेक्ट प्राइमरली फोकस ऑन द रिसोर्स एलोकेशन ट्रेड पैटर्न, ये मुख्य रूप से किसके ऊपर शामिल है, रिसोर्स के एलोकेशन और ट्रेड पैटर्न के ऊपर। मतलब ये नून ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक टिकाऊ रहेगा, ये शॉर्ट टर्म को देखकर बनाया गया है। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है,
है, हमारे यहाँ पर हाई कॉस्ट में बन रहा है सामान, कोई एक्स कमोडिटी है वो हम ज़्यादा कॉस्ट लगा कर बना रहे हैं, तो उसके जगह में बेहतर ये रहेगा कि जो हमारी मेंबर कंट्री हैं वो उनमें से जो लोअर कॉस्ट पे बना रही है, चिपर रेट पर बना रही है, उसके साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाए। इससे क्या होगा, इंपोर्ट हम उस मेंबर कंट्री से करने लग जाएंगे और उसका हम टैरिफ हटा देंगे, उससे वो माल हमारा सस्ता भी और ज़्यादा सस्ता भी, कंज्यूमर को फायदा। जैसे देखा गया है, नेशन ए इंपोर्ट स्टील फ्रॉम नेशन बी, मतलब क्या है कि नेशन वन ए इंपोर्ट कर रही है स्टील को नेशन बी मेंबर से, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, बजाय कि वह स्वयं ही प्रोड्यूस कर ले। क्यों नहीं प्रोड्यूस करती? क्योंकि इट एक्सपेंसिवली एट होम, क्योंकि उसे घर महंगा पड़ रहा है उसे। जैसे कि एक्स ये है हमारी कोई कमोडिटी, और क्या कर रहे हैं हम उसको $1 पे हम उसे मार्केट में है, अगर वो $1 पे एक्स कमोडिटी है तो सप्लाई हमारी डोमेस्टिक सप्लाई 10 है और डिमांड कितनी है, 17x यूनिट है, तो 16x यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, नेशन टैरिफ लगा रखा था। जब हमने टैरिफ बाहर से मंगवा रहे थे, बाहर से मंगवाते समय हमने क्या किया, टैरिफ लगा दिया। टैरिफ कितना हो गया, $2 हो गया। 100% टैरिफ लगाने पर $2 हो गया। अब 100% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाने से क्या हुआ कि जो हमारे घरेलू जो प्रोड्यूसर थे, अब उनका हमें सामान सस्ता दिखने लगा, और सस्ता दिखेगा तो ये सोचेंगे कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर ले, तो उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, 20 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे, और लेकिन महंगा मिलने लगा कंज्यूमर को, तो क्या करेंगे वो सप्लाई और डिमांड कम कर देंगे। जब प्राइस बढ़ी तो सप्लाई और डिमांड कम हो गई, तो उसे डिमांड कम होने से क्या हुआ, अब 30 यूनिट की कर रहे हैं, तो 30 यूनिट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, बाहर से मंगवाएंगे। लेकिन हम क्या किया कि टैरिफ को ही हटा दिया, क्योंकि हमें विदेश से सस्ता पड़ रहा था जो मेंबर कंट्री थे, और जबकि नेशन ए क्या कर रही है, अब टैरिफ को हटा रही है, तो टैरिफ हटाने से प्राइस वापस से 1 पे चले जाएंगे, और जिससे जो हमारा एरिया है ये बचेगा कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एरिया का पार्ट है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एरिया का पार्ट, ये उसको लॉस हो रहा है, और जो बाकी ये हिस्सा बचा ये कंज्यूमर्स गेन को दिखा रहा है, और ये प्रोड्यूसर कम्युनिटी को दिखा रहा है, ये कंज्यूमर कम्युनिटी को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो लॉस हुआ, लेकिन एक इफ़िशिएंट तरीके से हुआ, क्योंकि अब जो एक्स कम्युनिटी की जगह प्रोड्यूसर भी दूसरी जगह कम्युनिटी के ऊपर शिफ्ट करेंगे, और जहां इफ़िशिएंट तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा देश की इकोनॉमिक्स वेल्थ भी बढ़ेगी, क्योंकि बाहर से सस्ता मिल रहा है उन्हें अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करने की बजाय, तो उन्होंने उनका टैरिफ कम कर दिया। पहले जो थी पोजीशन उससे कम करके वो एक्चुअल पोजीशन पे आ गए। और जो ई पॉइंट ये क्या दिखा रहा है, ई जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दिखा रहा है, अगर मार्केट से हट जाए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर होगा जब डिमांड सप्लाई एक दूसरे को मैच करेंगे $3 के ऊपर। तो लेकिन ये तो यहाँ पर प्राइस कम्युनिटी कंज्यूमर को इतनी मिल रही है, तो कंज्यूमर सरप्लस होगा ये, ठीक है। ये है ट्रेड क्रेशन कस्टम यूनियन का। तो बात कर रहे हैं अब इफेक्ट की। ये कस्टम यूनियन के ट्रेड क्रेशन से स्टैटिक इफेक्ट में क्या गेन देखने को मिल रहा है, हमें वेलफेयर गेन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोर इफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशंस एज ए प्रोडक्शन शिफ्ट टू मोर इफिशिएंट प्रोड्यूसर विद द यूनियन। क्या हुआ, मेंबर कंट्रीज़ के साथ जब प्रोडक्शन कम में मिल रहा है हमें, तो उससे हम शिफ्ट होकर दूसरी की जगह पर एलोकेशन करने लगे हम हमारे रिसोर्स का, और इफ़िशिएंट तरीके से हम अदर चीज़ को प्रोड्यूसर करने लगे। कंज्यूमर सरप्लस, और कंज्यूमर को भी क्या हुआ, उन्हें लोअर प्राइस पे कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ, और उन्होंने अलग अलग वैरायटी मिली गुड्स की, और जो ट्रायंगल BHN इन ग्राफ में हम देखने को भी मिलता है। अब पढ़ेंगे हम ट्रेड डाइवर्जन के बारे में। ट्रेड डाइवर्जन व्हेन इंपोर्ट शिफ्ट फ्रॉम द इफिशिएंट नॉन मेंबर टू लेस इफिशिएंट मेंबर ड्यू टू यूनियन टैरिफ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ।
क्या बात की रखी है कि शिफ्ट हो जाते हैं हम, जो नॉन मेंबर से हमें सस्ते में सामान मिल रहा है, लेकिन हम नॉन मेंबर से नहीं लेंगे, जिसके साथ हमारे मेंबर हैं हम उन्हीं से लेंगे, क्योंकि हमें उसके साथ व्यापार इतना ज़्यादा करना नहीं है। हम अपने मेंबर कंट्री से लेंगे, चाहे हमें सामान थोड़ा सा महंगा ही क्यों ना मिले। तो यही ट्रेड डाइवर्जन कहलाता है, जिसमें कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ उसके ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम चाइना के साथ नहीं करना चाहते तो हम यूएसए के साथ करना चाहते हैं, चाहे चाइना वाला सस्ता दे चाहे महंगा दे, हमें मतलब नहीं, हम अपने मेंबर कंट्री के साथ सामान लेंगे। इसे हमने क्या किया, जहाँ एफिशिएंट हमें रिसोर्सेज मिल रहे थे हम इनएफिशिएंट की तरफ गए हैं, जिसे ही ट्रेड डाइवर्जन कहा जाता है। जैसे कि नेशन ए स्टॉप इमिडिएटली स्टील फ्रॉम लो कॉस्ट नेशन सी नॉन मेंबर। स्टील नॉन मेंबर नेशन सी से नहीं लेगा, चाहे उसे लो कॉस्ट में मिल रहा हो, वो बाय करेगा हाई कॉस्ट में नेशन बी से, मेंबर से, टू टैरिफ और नॉन मेंबर, और क्या कर देगा, नॉन मेंबर के ऊपर टैरिफ लगा देगा। देख सकते हैं कैसे ग्राफ के अंतर्गत देख सकते हैं, हमारे पास एक्स कमोडिटी थी, एक्स कमोडिटी का जो मार्केट में देख सकते हैं कि अगर 100% टैरिफ लगा दिया तो 100% टैरिफ लगाने से जो डिमांड पहले जितनी थी उससे बढ़ गई, लेकिन क्या ये किसके ऊपर लगाया, ये नेशन सी के ऊपर लगा दिया, और नेशन बी थी, नेशन जो बी है ये, उसके ऊपर क्या किया हमने, कंट्रीज़ हमने चाहे वो उससे तुलना में जो दिखा रखा ये टैरिफ लगने के बाद टू हुआ है, वहाँ पर मिल हमें कितने मिल रहा है, ये सस्ते में मिल रहा है यहाँ पर हमें, ठीक है, यहाँ सस्ते में मिल रहा है, टैरिफ लगने के कारण ये टू पे गया है। लेकिन यहाँ पर टैरिफ लगने नहीं लगा तो भी 100% टैरिफ नहीं लगा तो भी ये डेड में दे रहा है, तो भी फिर भी हम इससे ले रहे हैं। तो इससे एक तो हमारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही लॉस हो रहा है, साथ में कंज्यूमर सरप्लस को बेनिफिट तो हो रहा है इतना, ये ऊपर का जो एरिया इतना बेनिफिट हो रहा है, लेकिन क्या है कि जो लॉस देखने को मिल रहा है हमें इतना एफिशिएंट तरीके से नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम मेंबर कंट्री से व्यापार कर रहे हैं। ग्राफ में ये डिमांड सप्लाई को दिखा रखा है, पहले देख सकते हैं 15 थी, 20 थी और 30 थी, 30 यूनिट की हम वो कर रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो 15 हो गई और यहाँ पर 16 हो गई। तो इस तरीके का हमें ये शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है, और ये बिल्कुल इस तरीके की इफ़िशियंसी को दिखा रहा है कि इतना ज़्यादा कंज्यूमर को बेनिफिट भी नहीं हो रहा है और रेवेन्यू भी इतना ज़्यादा मिल नहीं रहा है। लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो मेंबर का टैरिफ कम लगाने से कंज्यूमर को कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है। तो ये ग्राफ में शो किया हुआ है। बस इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन कहा जाता है। अब बात करें इसके इफ़ेक्ट्स की, बात करें तो वेलफेयर लॉस हो रहा है सबसे पहले, जैसे कि रेक्टेंगल MJHN दिखा रखा था मैंने बताई, वहाँ पर रेवेन्यू लॉस हो रहा है और रिजल्ट इन लॉस इफिशिएंसी देखने को मिल रही है ट्रेड डाइवर्टेड के कारण। फ्रॉम मोर इफिशिएंट नॉन मेंबर से हम नहीं मंगवा रहे, जो प्रोड्यूसर लेस इफिशिएंट मेंबर प्रोड्यूसर दिखा रहा है ये सब कुछ। कंज्यूमर क्या है, एक प्रकार से देखा जाए अगर उससे मंगवाता उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगवाता तो क्या पता उसे $1 में ही मिल जाता, लेकिन उसे $1.5 देना पड़ रहा है ना, तो हायर प्राइस तो देनी पड़े ही रही है उसको। रिड्यूसिंग कंज्यूमर वेलफेयर, ये कंज्यूमर वेलफेयर को भी कम कर रहा है। न्यू स्टैटिक वेलफेयर के अंतर्गत क्या पढ़ के आए, देखो कस्टम यूनियन कैन इंक्रीज डिक्रीज वेलफेयर। कस्टम यूनियन के अंदर हम वेलफेयर को बढ़ा कम किया जा सकता है, किसके द्वारा, ट्रेड क्रिएशन और टैरिफ डिवर्जन के द्वारा। किस तरीके से, वेनर ने कंक्लूजन निकाला कि अगर फोकस दिया जाए प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा, तो उस प्रोडक्शन साइड के ऊपर जोर दे दिया जाए तो उससे तो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यही विनर ने कहा है कि टर्म क्या है, देखो हम क्या क्या पढ़ के आए, इसमें कंज्यूमर सरप्लस की बात की। कंज्यूमर सरप्लस को गेन भी हो रहा है एक जगह पर, एक लॉस भी हो रहा है। प्रोड्यूसर सरप्लस को गेन और लॉस देखने को मिलता है। लेकिन डेडविट लॉस्ट क्या होता है, इसमें ओवरऑल वेलफेयर को कम कर दिया जाता है। ना तो कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ, ना प्रोड्यूसर को फ़ायदा हुआ, ना मार्केट को कुछ फ़ायदा हुआ, ये होता है डेडविट लॉस्ट। ये हम पढ़ के आए विनर की। अब लेप्से क्या कह रहा है स्टैटिक इफेक्ट के ऊपर, लेप्से ने कंजम्पशन इफेक्ट की बात की। कंजम्पशन इफेक्ट में एक्सटेंशन का मतलब विस्तार क्या ऐड किया है, उसने एक बात ऐड की है कि लोअर प्राइस होने पर कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। ये तो बात सिंपल सी थी, लेकिन बात आखिरी ये आई है कि अगर ट्रेड डाइवर्जन
भी हो तो भी कंज्यूमर को बेनिफिट होगा और लोअर प्राइस में उसे आइटम मिलेगा। ये बात बता रहा है लॉसेस को ऑफसेट कर रहा है, लॉस को कम कर रहा है, हटा रहा है ये। तो इस तरह की स्थिति को भी इसने बताया है। और इसमें थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट दिया उन्होंने कहा कि अगर फ्री ट्रेड ग्लोबली इम्पॉसिबल है, जिसे फर्स्ट बेस्ट कहते हैं, लेकिन कस्टम यूनियन जो है वो सेकंड बेस्ट है। ग्लोबल में फ्री ट्रेड करना इम्पॉसिबल है, जो फर्स्ट है। कस्टम यूनियन सेकंड बेस्ट है। इसमें जो इम्प्रूव वेलफेयर देखने को मिलता है, इसमें टैरिफ को कुछ मेंबर के साथ हटाया जाता है, एक्सटर्नल टैरिफ को रखा जाता है और एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जाता है। ये बात इन्होंने कही है। अब बात है डायनेमिक इफेक्ट ऑफ कस्टम यूनियन की। तो डायनेमिक इफेक्ट का अर्थ है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चेंज। लंबे टाइम में इकोनॉमिक्स में चेंज आएगा, अचानक से चेंज नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म चेंज नहीं है। डायनेमिक इफेक्ट लॉन्ग टर्म को दिखा रहा है। कस्टम यूनियन बनेंगे, यहाँ पर कस्टम यूनियन बनेंगे, उनके फॉर्मेशन होंगे, लेकिन उनका जो बेनिफिट है वो लंबे टाइम में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर नेपाल, भूटान और भारत के बीच क्या हो, कस्टम यूनियन बन जाए और वो क्या हो, लंबे टाइम तक व्यापार करते रहें, तो लंबे टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ या मार्केट है वो बड़ा मार्केट मिल गया उन्हें। अब बड़ा मार्केट मिलेगा, खुली छूट मिलेगी, फ्री ट्रेड मिलेगा, तो मार्केट में एक दूसरे से हर तरह की, चाहे लेबर कैपिटल, सब चीज़ों का एक प्रकार से फ्री ट्रेड चल रहा है। तो उससे क्या होगा, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी वो टाइम के अनुसार अपने स्केल को बढ़ा देती है, बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो दिस इफेक्ट फोकस ऑन ग्रोथ। इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं अपने आप को कंपटीशन के बाद टिका लेगी, नए नए इन्वेस्टमेंट करेगी, तो इससे देश की इकोनॉमिक्स ग्रोथ देखने को मिलेगी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा और एक स्ट्रक्चर, उसमें जो रचनात्मक जो पूरी संरचना बनी हुई थी इंडस्ट्रीज़ की, उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा इकोनॉमी के अंदर। तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल देखने को मिल रहा है। लार्जर मार्केट अलो फॉर्म टू प्रोड्यूस, तो क्या कर सकते हैं कि टू एट एवरेज कॉस्ट, मतलब जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल में क्या हो सकती है कि जो बड़ी बड़ी मार्केट है वो क्या करेंगी, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगी। जैसे कि कार मैन्युफैक्चर इन द यूई एक्सपेंडेड प्रोडक्शन कॉस्ट इन 1993 सिंगल मार्केट। जब एक सिंगल मार्केट बन गया, यूरोप एक सिंगल मार्केट बन गया, तो कार की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसमें प्रोडक्शन एक एक्सपेंड किया, इकोनॉमिक ऑफ स्केल बढ़ावा मिला। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती। इफेक्ट क्या है इससे, सिंपल सी बात है, अगर होगा तो प्रोडक्शन में एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, लोअर कॉस्ट मिलेगा और कॉम्पिटिटिव प्राइस देखने को ज़्यादा मिलेगा। फर्म में अचीव सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग फोस्टिंग ग्रोथ एंड इनोवेशन। इसमें फटाफट को कंपनी अपनी ग्रोथ और इनोवेशन करना चाहेगी। एक प्रकार का टक्कर, एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है फ्री ट्रेड के अंदर। कंपनी अपने आप को दौड़ रही है, भाग रही है, अपने आप को बचा रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो इस तरह की एक पूरी रेस देखने को मिल रही है हमें इसके अंदर। तो उस रेस से जन्म होता है कंपटीशन के बढ़ने का। तो कंपटीशन इससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब क्या है कि ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म कर दिया, हटा दिया गया विद यूनियन के अंदर। तो इंक्रीज कंपटीशन बढ़ा फर्मों के बीच। एग्जाम्पल के तौर पर यूरोप की जो फर्म थी वो मॉडर्नाइज हुई और उन्हें पोस्ट इंटीग्रेशन के बाद, और इसका इफेक्ट क्या है, इनोवेशन और लोअर कॉस्ट देखने को मिलती है। इनक्राउज्ड फर्म टू बिकम मोर इफिशिएंट। इसमें क्या होता है कि फर्म में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, उसको उत्साह मिलता है और वे मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए इनोवेटिव करती है। ड्राइव इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्शन प्रोसेस में भी इम्प्रूव देखने को मिलता है, इसको ड्राइव करता है ये सब चीज़ें। अब देखो इन्वेस्टमेंट स्टिमुलस देखने को मिलता है, मतलब जो फॉरेन फर्म आएंगी वो यूनियन के अंदर इन्वेस्ट करेगी, हैं, टैरिफ से बचने के लिए
ताकि तो उनको बड़ा मार्केट मिले। यूनियन के अंदर आएंगी, वो कंपनी उन्हें यूनियन के अंदर खोलेगी, बाहर से ट्रेड नहीं करेगी, वही उसके अंदर जाकर ट्रेड करेगी। जैसे कि यूएसए की कोई कंपनी है तो फैक्ट्रीज उस यूनियन में जो है मिली हुई है, जैसे कि नेपाल, भूटान, भारत में खोल दी तो क्या होगा, इससे फैक्ट्रीज बिल्ड होगी। जैसे कि यूई में इन्होंने खोला था, इससे मार्केट शेयर इनका बढ़ेगा। इससे का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और कैपिटल एक्युमुलेशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी जो यूनियन बनाया हो उनके अंतर्गत। फर्म में इन्वेस्ट इन एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन, और फर्म में क्या कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है और अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर सकती है। रिसोर्स मोबिलिटी मतलब इसमें क्या है, फ्री मार्केट है, नेपाल का भूटान में आएगा, भूटान वाला नेपाल में जाएगा, बाहर नेपाल से भूटान में आएंगे, बाहर से नेपाल भूटान में जाएंगे। इस प्रकार का यूनियन बना हुआ, फ्री मार्केट रिसोर्स हो रहा है, लेबर कैपिटल एक दूसरे से मूव कर रहे हैं आसानी से और रिसोर्स का अच्छी तरह से एलोकेशन हो रहा है। जहाँ रिसोर्स की जरूरत है वही रिसोर्स जा रहा है। जैसे कि अगर स्किल्ड वर्कर है माइग्रेट होते हैं हाई डिमांड रीजन, जैसे कि यूरोप में अगर वहाँ पर स्किल्ड वर्कर की जरूरत है तो वह स्किल्ड वर्कर वह जाएंगे जहाँ इसकी जरूरत होगी। जैसे कि यहाँ से इटली चले जाते हैं, कोई लोग इजराइल जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, दंगा मचा रहता है, डंकी रूट अपनाते हैं, चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी वर्कर की जरूरत है तो वो अपने काम की तलाश में वहाँ पर चले जाते हैं लोग। इस तरह की रिसोर्स मोबिलिटी देखने को मिलती है कि इनसाइट देखने को मिलता है, डायनेमिक इफेक्ट देखने को मिलता है हमें इसके अंदर, रोपी की जैसे कि 5 से 6 गुनी जो लार्जर गेन देखने को मिलता है और ये स्टैटिक इफेक्ट को आउटवी करता है। मतलब ये स्टैटिक इफेक्ट से भी ज़्यादा बेहतर इफेक्ट देखने को मिलता है अक्सर हमें इस डायनेमिक इफेक्ट के अंदर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की बात करता है, उसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म की बातें होती है। और जो अदर फैक्टर्स में भी और भी जो डायनेमिक इफेक्ट में अलग अलग इफेक्ट देखने को भी मिलते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इनोवेशन देखने को मिलता है, लेबर मार्केट फोर्स इफेक्ट देखने को बोलता है, पॉलिसी हार्मोनाइजेशन देखने को मिलती है, पॉलिसी एक दूसरे के साथ मिल जाती है, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी और टैक्स सिस्टम जैसी नीतियाँ एक दूसरे के साथ घुल मिलने लग जाती है। इस तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम यूनियन के बीच अंतर क्या देख सकते हैं मैंने, स्टैटिक इफेक्ट है एफटीए का क्या है, इसमें देख सकते हैं कि ट्रेड क्रिएशन का रोल पाया जाता है। कस्टम यूनियन में ये जो लगाया जाता है टैरिफ इंटरवली वो सेम पाया जाता है। और ट्रेड डिफ्लेशन के अंदर क्या हो सकता है, गुड एंटर थ्रू द मेंबर विद द लोवेस्ट सेक्शनल टैरिफ अंडरलाइंग एफिशिएंसी। मतलब ट्रेड डिफ्लेशन में ट्रेड को डिफ्लेक्ट किया जाता है, एक जगह से बदला जाता है दूसरी जगह ले जाया जाता है कुछ लोवेस्ट एक्सटर्नल टैरिफ के थ्रू इफिशिएंसी के अंतर्गत। तो एग्जांपल जैसे कि निफ्टा और मैक्सको, मतलब इसमें बात ये की गई है कि जैसे कि निफ्टा है, मैक्सको है, वो इंपोर्ट चाइना पे लगा रहे हैं, यूएसए पे लगा रहे हैं। अब निफ्टा के अंदर देख सकते हैं कि मैक्सको टैरिफ, मतलब बात ये है कि वो चाइना के ऊपर आप अलग टैरिफ लगा सकता है, यूएसए के ऊपर अलग टैरिफ लगा सकता है। जो नॉन मेंबर है उसके अंतर्गत वो अपनी मर्जी से इफेक्ट लगा सकता है। इस चीज़ की बात की रखी है, वो अपनी मर्जी से उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा कि चाइना के ऊपर वो कितना लगाना चाहता है, यूएसए के ऊपर कितना लगाना चाहता है, तो वो अपनी मर्जी है उसकी किस्म की। डायनेमिक इफेक्ट में सिमिलर टू कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन के जैसे है, इसमें कॉम्पिटिशन इनोवेशन देखने को मिलती है बट वीकर ड्यू टू लैक ऑफ इनफिनिट पॉलिसी, परंतु इसमें यूनिफाइड पॉलिसी की कमी भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के निफ्टा बूस्टेड यूएसए मैक्सको ट्रेड बट फेस्ड चैलेंज टू हार्मोनाइजिंग लेबर इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड। मतलब जैसे नेफ्टा है वो यूएसए मैक्सको के साथ ट्रेड तो करेगा परंतु अपनी लेबर इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को मैच करने में थोड़ी सी हिचक दिखाएगा। तो क्या क्या की डिफरेंस देखने को मिलते हैं। एस्पेक्ट क्या है एक्सटर्नल टैरिफ का, तो कस्टम यूनियन में कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगा दिया जाता है, जैसे कि यूरोपियन। फ्री ट्रेड एरिया में इंडिपेंडेंट टैरिफ है, हर एक कंट्री की अपनी एक अलग चॉइस है कि वो कितना टैरिफ लगाना चाहता है। दूसरा है ट्रेड डिफ्लेशन, मतलब इसमें यूनिफाइड टैरिफ को अवॉइड किया जाता है और इसमें कॉमन या लो टैरिफ मेंबर्स पे राउंडनिंग किया जाता है। और डायनेमिक इफेक्ट क्या है, इसमें हमें देखने को मिलता है कस्टम यूनियन का स्ट्रोंगर डिपर इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, जबकि फ्री ट्रेड एरिया में एक मॉडरेट देखने को मिलता है। कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि विनर ने स्टैटिक इफेक्ट ट्रेड क्रिएशन और डाइवर्जन की तरफ दिया है, लिप्से ने इसमें कंजप्शन
गेन और सेकंड बेस्ट का रैशनल दिया है। कस्टम यूनियन अक्सर स्ट्रोंगर होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अंदर डायनेमिक इफेक्ट के कारण। तो एफटीआर सिंपलर है बट रिस्क ट्रेड डेफिलेशन एंड वीकर इंटीग्रेशन इसमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर यूरोपीय का कस्टम यूनियन जिसने अचीव किया है सिग्निफिकेंट डायनेमिक गेन सिंगल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। नेफ्टा का जैसे कि बूस्टेड किया ट्रेड बट उसने फेस्ट किया है चैलेंज जैसे कि जॉब शिफ्ट की तरफ। वाइल स्टैटिक इफेक्ट प्रोवाइड इनिशियल असेसमेंट, स्टैटिक इफेक्ट हमें एक इनिशियल शुरुआती मूल्यांकन देता है कस्टम यूनियन का। जो डायनेमिक इफेक्ट करता है पोटेंशियल और एक सस्टेंट बनी रहती है ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इस